सरकार अच्छी है या बुरी, इसके अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं। किसी को लग सकता है कि किसी पार्टी की सरकार अच्छी होती है, किसी दल विशेष की सरकार अच्छी होती है, किसी को किसी विचारधारा में लगेगा कि नहीं, सभी आइडियोलॉजी के लोग अच्छी सरकारें चलाते हैं। या हो सकता है कि किसी की का बड़ी बिलीफ हो किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पे कि अगर ये व्यक्ति शासन करेगा तो बहुत अच्छा सरकार होगी। सरकार के अपने अपने लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन क्या यही सवाल एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से अगर पूछा जाए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से पूछा जाए, तो उसके पास क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? क्या वो किसी व्यक्ति को देखेगा, किसी आइडियोलॉजी को देखेगा, कोई पार्टी सिस्टम को देखेगा? एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट किन की पॉइंट्स को ध्यान रखकर इसका जवाब देगा कि कोई सरकार अच्छी है या नहीं, कोई भी शासन चंद्रगुप्त अच्छा था या नहीं, मोदी जी अच्छे हैं या नहीं, नेहरू अच्छे हैं या नहीं? तो इन बातों को जानने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए मैं अरुण त्रिपाठी आप सबके बीच में ये जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हूं, और न केवल हम इन सारे सवालों का जवाब लेंगे और साथ ही साथ इस बात को देखेंगे कि आप अपनी तैयारी को कैसे एक दिशा देंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से पूछा जाता है कि कोई सरकार अच्छी है या नहीं, तो उसके पास क्या पैरामीटर? वो एक ही पैरामीटर है, वो कहेगा कि गवर्नेंस कैसा है, उसका शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है। तो सरकार ना तो व्यक्ति, ना तो विचारधारा, ना ही कोई और चीज, पार्टी सिस्टम या कोई और चीज, इन सब चीजों का प्रभाव होता है। लेकिन असल में प्रभाव किसका होता है कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज कैसी हो रही हैं, और एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज कौन इंश्योर करता है? दैट इज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस आपके यूपीएससी मेंस में सेकेंड पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस पे आपको समझना होगा। तो आइए एक बार एक सरसरी निगाह से इस चीजों को समझ लेते हैं, ताकि आप इस पार्ट को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। मेरी जीनो आईएएस में जिम्मेदारी आपके आईआर और गवर्नेंस को, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत कराने की है। तो उसी को हम थोड़ा सा फोकस करते हुए इन बातों को समझेंगे। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस एक लाइन से हम डिटेल में बात करेंगे जब हम क्लासेस में आएंगे। एक लाइन में समझिए, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज नथिंग बट व्हाट गवर्नमेंट डज। जो सरकार करती है वही शासन है, ठीक है? जो भी उसकी पॉलिसीज है, उसका जो एग्जीक्यूशन है असल में, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। आप उसकी परिभाषा, उसकी जरूरतों को समझेंगे, सिलेबस और बाकी सारी चीजें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो गवर्नेंस को अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये क्या कहता है? गवर्नेंस कहता ही है, आप देखिए वही चीज है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, इन सारी चीजों का पार्ट गवर्नेंस का आ जाता है। एक और बात समझिए उसके समझने से पहले। एक समय था जब गवर्नेंस माना जाता था कि स्टेट सेंट्रिक है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी विल नॉट बी सक्सीडेड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। बिना जनता के पार्टिसिपेशन के, सहभागिता के, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। जैसे ये बात हम कहते हैं तो अपने आप देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि अगर एक स्टेट फैक्टर है, एक राज्य की मशीनरी है जो सारा कुछ करती है, तय करती है, सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम रेगुलेट करती है, लेकिन पॉलिसीज बनाने और उसके इंप्लीमेंटेशन में मॉडर्न डेमोक्रेसी में अब इन्हीं का रोल नहीं रह गया। अब उसके साथ चूंकि हमारी आपकी एक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है हर जगह, अभी हम उसको समझेंगे भी, तो नॉन स्टेट फैक्टर्स भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। नॉन स्टेट फैक्टर्स मतलब कि अब सीधे सीधे जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है, उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, सरकारें कोई चीज, कोई पॉलिसी बना रही हैं, कोई कानून बना रही हैं, अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप उसको लेके सड़कों पे आ जाते हैं, सरकार को दबाव में आना पड़ता है। आप देखिए जो फार्मर्स लॉज बने, ठीक है, तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तमाम सारी पॉलिसीज मार्केट को ध्यान में रखकर,
यानी जो मार्केट पावर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो कहने का मतलब कि अब स्टेट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू मेक दी पॉलिसीज फॉर द पब्लिक, अब ये नॉन स्टेट फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको गवर्नेंस टोटलिटी में समझना है तो इन तीनों ही चीजों को समझना पड़ेगा, इन तीनों ही चीजों के रोल को समझना पड़ेगा। और एक कैंडिडेट जो आप इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, आप इस नीति निर्माण में हिस्सा लेना चाहते हैं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कैसे चुनेगी कि आप में वो बात है कि आपको ये मौका दिया जाए। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। आप देखिए कि यूपीएससी या पब्लिक सर्विस का कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम आपके पास होने या फेल होने का नहीं है, ठीक है, ये आपको पास या फेल नहीं करती, वो आपको चुनती है या नहीं चुनती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या डिफरेंस क्या है, आप यहां 98 मार्क्स लाइए आउट ऑफ 100, कट ऑफ 99 की है तो आप फेल है, तो या तो आप उस पार हैं या तो इस पार है। तो सवाल ये है कि बात केवल ये सब आता कैसे है, आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है या नहीं, यही ये यूपीएससी पूरा देखती। इस बात को बहुत गांठ मान लीजिए, ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस सिविल सर्विसेज को में आपके जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है, एक बार अगर आप इस पे फोकस कर लें तो सभी पार्ट के सिलेबस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, उनका कंटेंट, ये आपके लिए समझना आसान हो जाता है। पहली चीज क्या है कि इस मॉडर्न एज में जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, अब इस चैलेंजेस को संभालने के लिए एक सिविल सर्वेंट चाहिए। एक सिविल, अब आप एआई के जमाने में रह रहे हैं, यहां एक सिविल सर्वेंट चाहिए जो ग्रास रूट लेवल की बातों को भी समझता हो, टॉप लेवल की भी बातों को समझता हो, वो पॉलिसीज को भी समझता हो, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी समझता हो। क्यों जरूरी है? बिकॉज ही हैज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, उसको निर्णय लेना है। और निर्णय लेना ये कैसे लेगा, बिना जाने वो निर्णय कैसे ले सकता है। तो इसीलिए वो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए यूपीएससी को, इस सर्विस कमीशन को। पहली क्वालिटी वो क्या देखता है, वो क्वालिटी देखता है कि क्या जिस आदमी को हम तलाश रहे हैं उस आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, उस कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए कि क्या वो अवेलेबल ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस चुन पाता है या नहीं चुन पाता है। इस बात को बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखें। यहां डिसीजन लेना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो बहुत आसान होता है, लेकिन तब जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्या आप इतने कैपेबल हैं कि यू पिक द राइट वन, जो सबसे सही है आप उसको चुन पाए। ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रशासक के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब आपके अंदर वो बात है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए यूपीएससी क्या करेगी, वो आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करेगी। आप देखिए पैटर्न ही क्या है, वहां वो केवल इंफॉर्मेशन की चेकिंग नहीं करते, आप देखते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, क्या आप सही उन अवेलेबल ऑप्शंस में से द करेक्ट वन को पिक कर पाते हैं। और अब देखिए ये एक लेवल और आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके के क्वेश्चंस पहले आते थे, पहले क्वेश्चंस क्या आते थे कि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू फाइंड व्हिच वन इज द करेक्ट। अभी भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, लेकिन अब ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं, बहुत टाइनी डिफरेंसेस होते हैं वहां, या यूं कह ली कई बार तो चारों ही ऑप्शन सही होते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो ऐसे में जब तक आपके पास बहुत बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो चारों तरफ, यू लिव इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन कैटेगराइज फॉर्मेट में नहीं रहेगी, यू आर नॉट इन पोजीशन टू गिव द राइट आंसर्स। So if you have to take decision, you must have the clarity of thoughts, the clarity of vision, the concepts, the clarity of concepts and the information of course. तो प्रीलिम्स एग्जाम इस बात को ही जांचने का काम करता है कि इस कैंडिडेट के अंदर क्या, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आसपास उसकी इंफॉर्मेशन है, क्या वो उससे अवेयर है, क्या ये मल्टीपल ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुन पाने में कैपेबल है या नहीं। तो इस बात को जांचती, और इस बात को ध्यान रखिए यूपीएससी इस बात को वैल्यू नहीं करती, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ते,
वो केवल ये डिसाइड करता है कि आप इस इतने कैपेबल हैं कि अब आपका एग्जाम लिया जा सके। आप यूपीएससी प्रीलिम्स या ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है उसके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद केवल ये प्रूव करते हैं कि हाँ, अब आप इस पोजीशन में हैं कि आपका एग्जाम लिया जा सके, और फिर आप मेंस के लिए तैयार होते हैं। मेंस असल में क्या है? मेंस और प्रीलिम्स में इस कमीशन ने ये तो चेक कर लिया कि हाँ, इसके पास ये ऑप्शंस में से सही चीजें चुन लेता है और उसके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, बड़ी अच्छी जानकारी है, सूचनाएं हैं इसके पास। लेकिन क्या ये आदमी जो जानता है उसको समझता भी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, 15 अगस्त 1957। ये प्रीलिम्स का एरिया हो गया, बट व्हाई इन 1947? ठीक है, व्हाई 1947? क्यों 47 में ही क्यों? व्हाई नॉट इन 40s? व्हाई नॉट इन 50s? 40 में क्यों नहीं, 50 में क्यों नहीं? ऐसा 47 में क्या हो गया कि देश को आजादी मिल गई? दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। इसी को समझ बोलते हैं, और यहीं से आपके मेंस का रोल शुरू हो जाता है। और मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। अब आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है इन राइटिंग फॉर्मेट। असल में वो आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग फॉर्मेट में कम्युनिकेशन बहुत जिम्मेदारी से करनी पड़ती है। मतलब यू हैव टू कीप योर वर्ड्स, आप क्या लिख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि सारी जानकारी को एप्रोप्रिएट तरीके से, जो आपने सूचनाएं तो बहुत सारी इकट्ठा कर ली, क्या अब आप उसको एप्रोप्रिएट मैनर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? ध्यान रखिए, यूपीएससी मेंस में शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गया है और वहां वो गलत आंसर लिखता हो। ठीक है, ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल होंगे। सिलेक्शन सही या गलत के ग्राउंड पर नहीं होता। सिलेक्शन है कि ये आंसर है, अच्छा है, और ये वाला इससे अच्छा है। तो अच्छे और बहुत अच्छे के गैप में ही सिलेक्शन को इंश्योर किया जाता है। तो आपको इसलिए तैयार होना है कि आपका आंसर बेस्ट कैसे हो, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको बेस्ट आंसर देने के करीब लेकर आएंगी। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप मेंस में 4 पेपर देते हैं, एसए का पेपर देते हैं। कुल मिला के आपकी पर्सनालिटी ही चेक हो रही है, आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण हो रहा है। और जब आप वो क्वालिफाई करते हैं, रिक्वायर्ड कट ऑफ एक्वायर करते हैं, फिर आयोग कहता है, कमीशन कहता है कि नहीं, इस आदमी को बुलाओ, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है, इसके पास अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन क्या इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है एग्जैक्टली कि ये सारे जो हर्डल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो मैनेज कर लेगा? कॉल हिम, मिल के बात करते हैं, और फिर वो आपका इंटरव्यू कॉल करते हैं। फिर वहां फेस टू फेस आपसे बातचीत की जाती है, आपके बिहेवियर और तमाम सारी चीजों को समझा जाता है। हम इंटरव्यू की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये सारा प्रोसेस ही जो है, अगर जिस भी कैंडिडेट ने इसको अलाइन कर लिया, उसके लिए सिलेक्शन मुश्किल बात नहीं होती। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैंने बताने के पीछे पर्पज ये है, आप में से ज्यादातर लोग अवेयर भी होंगे। ये बात बताने के पीछे वजह ये है कि जब भी आप किसी भी सिलेबस को या प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, अपने पूरे फॉर्मेट को देखें, अपनी प्रिपरेशन को देखें, तो इन बातों को अपने जहन में रखें कि जब प्रीलिम्स तैयार करना है तो कैसे करना है, मेंस तैयार करना है तो कैसे, और क्या एक ही तैयारी अलाइन कर पाएगी नहीं। अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर तो तैयारी हो, फिर वो पंचवर्षीय योजना है। लेकिन अगर आपने ये अलाइन कर लिया तो बहुत अच्छा आउटपुट देंगे आप कम समय में। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो गवर्नेंस इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। सबसे पहले क्यों व्हाई दिस गवर्नेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड पेपर, क्यों जरूरत है इसकी? आपसे पॉलिटी का एक पेपर पूछा ही जा रहा है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म उसके बारे में पूछा जा रहा है, व्हाई गवर्नेंस। अब इसकी बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि वी लिव इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, एक आधुनिक लोकतंत्र में हम सब रह रहे हैं। तो यहां केवल स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, as well as non-state factors are equally responsible for the upliftment of the country। तो पूरे देश को आगे बढ़ाने में राज्य की भूमिका अब वो लगातार सीमित हो रही है। अब ये फैसिलिटेटर के पोजीशन में आ रहे हैं, तो इन सब का रोल भी अपने आप बढ़ रहा है। ये सरकारें पॉलिसीज बनाएंगी, ये स्टेट है, पावर है, अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी पॉलिसीज बनाएंगी, इनको इंप्लीमेंट करेंगी, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल भी तो करना है। और ये इनके किसके इंटरेस्ट के लिए? सिविल सोसाइटी इनके इंटरेस्ट के लिए बना रही है। तो ये इनका
एक्टिव होना बहुत जरूरी है ताकि स्टेट के ऊपर कंट्रोल रहे। जिस भी सिस्टम में सिविल सोसाइटी कमजोर रहेगी वहां तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी। तो अपने आप सिविल सोसाइटी का रोल बहुत बढ़ जाता है। आप अभी देखेंगे सारा सिलेबस आपका वैसे ही डिजाइन है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। मार्केट चीजें क्या है? मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन विच गिव्स अस प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी। ये बहुत सारे अवसर प्रदान करता है हमको इकोनॉमिकली ग्रो करने, देश की इकोनॉमिक पोजीशन को एनहांस करने में बहुत मदद करता है, इकोनॉमिकली हमको सस्टेन करने में मदद करता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तमाम सारी अदर डेवलपमेंट के लिए फ्यूल का काम करती है। तो उनकी जिम्मेदारी ये मार्केट पे आ जाती है। तो इनके लिए क्या पॉलिसी है, इनके लिए क्या जरूरी चीजें, इनकी लिमिटेशंस, इनके ऊपर कंट्रोल, ये सब सिविल सोसाइटी स्टेट करके कर रहे। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं और एक सिस्टम एक ब्यूटीफुली काम करता है। इस एक चीज को दिमाग में रखकर जब आप गवर्नेंस के पेपर को देखेंगे तो आप देखेंगे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत खेल खेल में आपको ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। इस गवर्नेंस का यूपीएससी मेंस के सेकंड पेपर में आप देखिए 42, कई बार 35 भी हुआ है, 35 to 65 मार्क्स के का कंट्रीब्यूशन है। 65 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं। 250 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होता है, जिसमें 35 to 65 समटाइम्स 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन यहां से रहा है। कई 3-4 क्वेश्चंस तो यहां से होते ही होते हैं, कई बार वो ज्यादा हो जाते हैं, कई बार कम, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस आपके पास होते ही होते हैं। तो आप ये कम से कम 35 to 50 मार्क्स तो आप मान के चलिए कि आप यहां से सिक्योर कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, बस इन चीजों को समझ लेना है और ये बहुत आसान हो जाता है। तो एक तो आप 35 to 50 मार्क्स यहां से कवर कर रहे हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल सिलेक्शन में, आपके कट ऑफ की तरफ। दूसरी चीज, गवर्नेंस का रोल केवल इस सेकंड पेपर में ही नहीं, आप फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी में चाहे वुमेन इश्यूज हो, चाहे पॉवर्टी इश्यूज हो, तमाम सारे वनरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है, जितनी भी बातें हैं वहां अपने आप को सारी गवर्नेंस की चीजें हैं। अगर आप गवर्नेंस में पढ़ी हुई बातों को एज ए सोल्यूशन वहां लिखते हैं, सेम चीज आपका मार्क्स एनहांस हो जाएगा। आप उसको जोड़ देंगे, सोसाइटी को गवर्नेंस के साथ जोड़ देंगे। ये जो सिविल सोसाइटी आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां सिविल सोसाइटी के एस्पेक्ट में बात करेंगे। एग्जामिनर को भी ये बहुत इंप्रेस करता है कि यार इस कैंडिडेट में ये एबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट्स के बीच में कॉपलिंग क्रिएट कर ले, वो एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट में कर पाता है। ठीक है, आप जब गवर्नेंस पढ़ते हैं तो आप मार्केट के लिए बनाई गई पॉलिसीज जो आप इकोनॉमी में आप बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, उनके आंसर्स फ्रेम करने में यहाँ की जानकारी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। पेपर 3 में भी आप इसी सेकेंड पेपर में जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस की जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह पे ज्यादा फोकस है, अगेन इस गवर्नेंस की जानकारी आपको बहुत मदद करती है। कहीं भी जिस भी कभी सोशल इश्यूज की बात आती है, चाहे वो आपके एसए के पेपर में हो या इंटरव्यू में क्वेश्चंस के हो, तो आप देखेंगे कि गवर्नेंस की जानकारी आपको एक्यूरेट आंसर दे पाने में बहुत हेल्प करता है। कि जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट विल यू डू एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट विल यू डू, व्हाट विल योर रोल, तो आपका एग्जैक्ट क्या रोल होगा, इस बात को आंसर को अगर फ्रेम करना हो, चाहे ओरली या इन राइटिंग, तो गवर्नेंस की जानकारी अगर जिस कैंडिडेट को है वो निश्चित रूप से लीड लेगा। तो मैंने जो आपको भी बताया कि जो सर्विस कमीशन है वो क्या करता है, आंसर और एक अच्छा आंसर, उससे अच्छा आंसर, ये जो डिफरेंसेस है, आंसर तो सभी लिख रहे हैं लेकिन एक अच्छा आंसर कौन लिख लेगा, जो इन सारी चीजों को समझेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की जरूरत है। ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि प्लेन केवल सिलेबस बता देना और उस पर आए हुए क्वेश्चंस बता देना, इससे तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है और इससे तो आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से एनालाइज करके समझेंगे तो आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए कम टू द पॉइंट कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें हमको
पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप देखेंगे कि पहला ही चीज जो आपका सिलेबस कहता है कि गुड गवर्नेंस के बारे में बात करें। अब देखिए, कहीं किसी भी जो स्टेट है, सबसे पहली तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी शुरू होगी। मैंने कहा कि 3 एस्पेक्ट हैं, स्टेट, सिविल सोसाइटी और मार्केट। तो सबसे पहला जो स्टेट का रोल है वो या तो अच्छा है या तो बुरा है, ठीक है। तो हम बुरे की बात क्यों करेंगे, हम तो बात करेंगे अच्छे की। तो शासन कैसा होना चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। तो जब आप गुड गवर्नेंस, हम बहुत डिटेल में क्लासेस में बात करेंगे गुड गवर्नेंस एग्जैक्टली कहते हैं किसको है, क्या डेफिनेशन है, ठीक है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट है, मल्टीपल एस्पेक्ट, बहुत डिटेल में इस पर हम आएंगे। फिलहाल हम यहाँ, हमारा पर्पस है कि सिलेबस आपको समझ में आ जाए और आपको एक की पॉइंट्स मिल जाए कि कैसे आपको पढ़ना है। तो यहां सबसे पहले जो ये जो गुड गवर्नेंस है, ऑफ कोर्स पहले तो क्या मतलब हुआ इसका, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको जानना चाहिए। गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर होगा, तो कोई भी चीज, कोई शासन अच्छा होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली चीज तो भाई उसको ट्रांसपेरेंट कर दो। जितना ज्यादा पारदर्शिता होगी, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना अच्छा शासन होगा, ठीक है। आप देखिए यहां हमारा ये जीनो आईएएस, यहां से मैं आपको कुछ बातें कह के जा रहा हूं, ठीक है। हमारी पूरी टीम उसको पूरा करने में लगी हुई है। आपसे अभी हम वाव प्रोग्राम के बारे में हमारे कई सारे मेंटर्स ने बात की, अभी हम भी करेंगे कि आप वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़िए, ठीक है। ये हम अपने आप को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करते जा रहे हैं, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से आपके पास एक पैरामीटर मिलेगा, भाई ये चीजें हमको क्लियर है कि इनसे ये हमको मिलना है, तो हमको क्या करना है, वो हमने सारी ट्रांसपेरेंसीज कर दी। ये ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर देती है कि भाई कहा था तो किया क्यों नहीं, या करना पड़ेगा। हमको भी लगेगा यार ये हमने ऑन कैमरा बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये सारी बातें करने का प्रेशर होगा हमारे ऊपर। तो इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारी अकाउंटेबिलिटी, एक उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। आप देखिए आजकल सरकारों में जब आलोचना की जाती है तो एक बड़ा आलोचना का पार्ट क्या होता है कि साहब कोई जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कोई प्रेस मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भरोसा बनाती। तो अगर आपको शासन को एग्जामिन करना है, कोई शासन अच्छा है बुरा है, तो आप ये दीज आर दी पैरामीटर्स कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या उनके पास अकाउंटेबिलिटी। पढ़ा लिखा आदमी, एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे ही बात करता है। दुनिया भर के लोग तो व्हाट्सएप की चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, तमाम सारे उनके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी, खास करके वो हु सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वो क्या बात करेगा। पार्टी किसी सरकार की हो, किसी चीजों की व्यवस्था कैसी हो, हमारे पास दीज आर दी पैरामीटर्स। ये ध्यान रखिए, हम इस देश के रहने वाले लोग हैं जहां सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर शासन हो जाता है, ठीक है। क्यों शासन, कुर्सी पे कौन बैठा है हमेशा जरूरी नहीं होता है, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म बहुत जरूरी होता है। आप देखिए राजतंत्र की तमाम सारी बुराइयों में एक अच्छाई क्या होती थी कि वो मैकेनिज्म बनाते थे, मैकेनिज्म बनाते थे, उसका परिणाम ये होता था कि राजा तो राजा ही है। तो भली ही बाहुबली का बेटा भी पैदा हुआ है, लेकिन कटप्पा उसका सर पैर अपने सर पर रखेगा। क्यों, क्योंकि वो राजा है, सिस्टम इज देयर, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी वो जस्ट बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो रूलर है, ही डिक्लेयर्ड किंग। तो इससे में वो सिस्टम वैसे ही काम करेगा, सिस्टम शुड बी देयर। तो एक पढ़ा लिखा आदमी क्या डिमांड करेगा कि हमको सिस्टम बना के दे दो, सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। ये सिस्टम को कौन इंश्योर करेगा, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसीज, अकाउंटेबिलिटीज। केवल इतना ही नहीं, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। हम सब ये सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन में समझते जाइए। रूल ऑफ लॉ मतलब नोबडी विल बी अबव द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा, यानी कानून से बड़ा नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा आपको परिणाम पता है क्या होता है, यानी one can be punished only because of violation of the law. There is no other ground to punish anybody. Please take it seriously. यहां मैंने क्या कहा कि what is the rule of law exactly means?
कि विधि के शासन का मतलब ही क्या है कि किसी एक तो कोई कानून से बड़ा नहीं होगा, मतलब कानून सब पे शासन करेगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि किसी को सजा देने का केवल एक आधार होगा कि उसने किसी कानून का वॉयलेशन किया है, और कोई आधार नहीं। अब ऐसे में क्या दलित होना किसी को पनिश करेगा? ठीक है, कोई दलित होने की वजह से पनिश हो, कोई महिला होने की वजह से पनिश हो, कोई किसी वनरेबल सेक्शन से बिलोंग करने के कारण पनिशमेंट मिले उसको किसी भी तरीके का, चाहे इकोनॉमिकली, सोशली, व्हाटएवर, ये नहीं होना चाहिए इफ देयर विल बी द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ इज नॉट आवर चॉइस, इट्स आवर नीड, ये हमारी जरूरत है। गवर्नेंस इज आवर नीड। आप देखिए कितनी सारी जगहों पे आप अपने पेपर के डिफरेंट पेपर्स में इस बातों को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप रूल ऑफ लॉ जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी जानते हैं, गुड गवर्नेंस जानते हैं, ट्रांसपेरेंसीज जानते हैं, इस बात को कहां कहां आप अपने सोशल जस्टिस के पेपर में, सोसाइटी के पेपर में, इथिक्स के पेपर में, एस्से में, अपने इंटरव्यूज में ये बात करेंगे कि वी प्रेफर रूल ऑफ लॉ। व्हाई रूल ऑफ लॉ is important? Because nobody will be above the law, the basic definition. And the second one is punished only because of violation of the law. किसी को कानून के उल्लंघन के अलावा कोई और ग्राउंड नहीं हुआ किसी को पनिश करने का। यानी किसी को दलित होने की वजह से समाज में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, महिला होने या किसी वनरेबल सेक्शन से बिलोंग करने की वजह से किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा। इस बात को इंश्योर कौन कर रहा है? गवर्नेंस। केवल इतना ही नहीं है, आप देखिए व्हाट गवर्नेंस डज, इट क्रिएट द रिस्पॉन्सिवनेस। हम बहुत डिटेल में ये सारे पॉइंट्स बात करेंगे, अभी बस फटाफट समझते जाइए ताकि आपका एक इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत जरूरी है। जैसे जीनो आईएएस ने क्या ऑब्जर्व किया अपने, हमारी सारी टीम ने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में, कि यार मैं अभी जब आईआर की क्लास कर रहा था तो वहां भी हमने बात की थी कि क्लासेस में आप स्टूडेंट्स को तो सब चीज समझ में आती, हम सारे टीचर्स इतना डिटेल में एलिबोरेट करके बताते हैं कि क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती, क्लास में तो कोई डाउट होता ही नहीं, वो सब बहुत क्लियर हो जाता है। डाउट कब होता है? जब आपके पास क्वेरीज होती हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, असल में टीचर आपको वहां चाहिए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये पॉइंट मिस है जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और लगेगा यार ये बात समझ में, सर ने कुछ बताया था, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, बुक में कुछ और है, अब चाहिए आपको टीचर, वहां वो है नहीं, आपने कोचिंग खत्म कर रखी है या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और वो आपको अटका दिया उसने। तो जो हमारा जो वाव प्रोग्राम है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू या ऑडियो अपना भेज दिया या वीडियो आपने टाइमिंग लेके बात कर ली, तो ये असल में रियल रिस्पॉन्सिवनेस है कि हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपकी क्वेरी को जिम्मेदारी लेकर, ताकि आपके हर्डल दूर हो और आप आगे बढ़ें। आपका ही सफलता हमारी सफलता है। मैं आपको अच्छा टीचर कैसे कह सकता हूं? अच्छा टीचर इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास सब्जेक्ट की बड़ी नॉलेज है। मैं अच्छा टीचर हूं या नहीं, इसका एक ही पैरामीटर है कि मेरे कितने स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, कितने को सिलेक्शन मिला। तो आपका सिलेक्शन ही हमारे अपनी सफलता का, हमारे अपने सक्सेस का एक पैरामीटर है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको वो सारी जरूरी बातें बताने के अलावा। तो गवर्नेंस भी, अगर कोई गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में आना है तो रिस्पॉन्सिवनेस जरूरी। हम बहुत डिटेल में बात करें इसके बारे में। अच्छा, ये केवल इतना ही नहीं, इफेक्टिवनेस एज वेल एज, इफेक्टिवनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कि अब देखिए चीजें, आज आप जिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन में है, मतलब यू आर बर्डन बाय द इंफॉर्मेशन, इतना सारा। आप अभी, अब आज कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसके पास मटेरियल नहीं अवेलेबल था। अगर आपके पास इंटरनेट वाला फोन है तो यू आर नॉट इन पोजीशन टू से दैट। इतना मटेरियल है, टू मच मटेरियल, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मटेरियल है सभी चीजों के बारे में, और हर फॉर्मेट में, क्लासेस में, वीडियो में, यूट्यूब, तमाम सारे। तो ऐसे में इन सब के बावजूद भी क्या वो सारे आपके पर्पस को सर्व कर पा रहे? क्या सारी क्लासेस आपको लगता है कि ये आपकी यूपीएससी के में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने के में कैपेबल आपको बना देंगे? क्या इन सारे कंटेंट में वो इफेक्टिवनेस भी है? तो कंटेंट दे देना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, वो तो पूरा भर दो, आपको कितना भी दे दो, उसमें कोई बहुत मुश्किल थोड़ी कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन वो इफेक्टिवनेस आना चाहिए कि आपका पर्पस सर्व हुआ कि नहीं, जिस लिए आप पढ़ रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ।
तो गवर्नेंस, जब शासन कोई काम कर रहा, पर्पस क्या था कि अगर उसने पावर्टी को दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया तो दूर हुई पावर्टी। आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या गंगा क्लीनिंग जो योजनाएं, जो स्कीम्स हैं, वो सफल हैं? आप कैसे एग्जामिन करेंगे? ठीक है, कोई भी स्कीम वो सफल हुई या नहीं हुई? गंगा साफ हो गई, क्या आप उठा के पानी ऐसे पी सकते हैं? क्या हवा ठीक हो गई? हमारे तमाम सारी पॉलिसीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंबर्स ऑफ पॉलिसीज वी हैव, उसका क्या पैरामीटर है? इफेक्टिवनेस। नंबर्स ऑफ पॉलिसीज ने बहुत सारा इफेक्टिवनेस क्रिएट भी किया। हम अब पोलियो नहीं है हमारे देश में, हम तमाम सारे और भी चेचक नहीं है, तमाम सारी बीमारियों से हम क्या कहते हैं, टीबी जैसी बीमारियों पे हमने बहुत ब्यूटीफुली सक्सेस ली। नंबर्स ऑफ प्लान्स हमने ऐसे किए, एजुकेशन में तमाम सारे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे। तो इफेक्टिवनेस की वजह से हो सकता है। तो इफ यू वांट टू इंश्योर द गुड गवर्नेंस, यू हैव टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज। सिमिलरली ये सारी चीजें हमको बात करनी है, लेकिन इसके साथ डोंट फॉरगेट वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। हम यहाँ विभिन्नताओं का देश है हमारा। कोई शायद ही कोई दो लोग एक जैसे हों। यहाँ हमारे यहाँ वो कहावत कहते हैं ना, 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे पानी। ठीक है, 4 कोस में पानी का टेस्ट बदल जाता है, 8 कोस बदलिए तो वो लैंग्वेजेस बदलने लगती, एटलीस्ट एक्सेंट तो बदल ही जाता है। तो ऐसी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में हमको क्या चीज चाहिए जो सबको एक साथ लेके चल पाए, सबके डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाए? सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, तो ये हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे? तो वो और कोई तरीका नहीं है, वो है टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी, समानता को स्थापित करके। इक्वालिटी ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। व्हाई वी नीड इक्वालिटी? वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, देन व्हाई वी नीड इक्वालिटी? हम तो कह ही रहे कि हम विभिन्नताओं के देश है, कोई दो लोग एक जैसे नहीं है, तो कोई दो लोग एक जैसे नहीं है, देन व्हाई वी नीड इक्वालिटी? तो क्या डिफरेंट होना कोई गलत बात होती है? गवर्नेंस का नजरिया क्या? आप पॉलिटी में इक्वालिटी को बहुत पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन यू एज अ फंडामेंटल राइट। तो वो सारी चीजें हैं, वहां हैं ऑलरेडी। व्हाई दिस इक्वालिटी थिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों इसको आपको पढ़ाया जा रहा है? व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ द mechanism, why this is the part of the system, why it is the part of the constitution? तो what is the purpose of equality if rather कि we are the country of diversity? ठीक है, we are country of diversity, simultaneously we are talking about equality. Don't you think it's a contradictory? नहीं, ये contradictory नहीं है। इक्वालिटी मींस यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। इक्वालिटी दो लोगों को एक जैसा करना नहीं होता। इक्वालिटी मतलब लैक ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेस को दूर कर। डिफरेंसेस इज नॉट, इक्वालिटी इज नॉट अगेंस्ट द डिफरेंसेस, इक्वालिटी इज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भाई कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लेकिन इसका पुरुष होना या इसका स्त्री होना किसी के डोमिनेंस का ग्राउंड नहीं बनता है ना। तो यहाँ व्हाट इक्वालिटी इज ऑल अबाउट? इक्वालिटी इज ऑल अबाउट टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सोसाइटी। ठीक है, तो और कोई रोल नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि यूनिफॉर्मिटी शुड बी एस्टैब्लिश, सबको एक जैसा होगा, सारे 6 फीट, सारे 5 फीट, सारे गोरे, सारे काले, सारे आदमी, सारे औरत, सारे गरीब, सारे अमीर, ऐसा नहीं। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे मुबारक आपको, लेकिन कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। आपका काला होना, आपका ब्राह्मण होना, आपका शूद्र होना, आपका अमीर होना, गरीब होना, जैसे हैं आपका फंडामेंट, आपका प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि वी विल प्रोवाइड द इक्वालिटी ऑफ दिस स्टेटस। ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा की समानता देने का प्रॉमिस करता है, और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस इक्वालिटी को मेंटेन करें। और जैसे ही इक्वालिटी ऑफ मेंटेन करेंगे, सबसे ज्यादा चीज क्या होगी? पार्टिसिपेशन शुड बी इंश्योर। अपने आप जनता सहभागी हो जाएगी। इसी क्लास में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए मैं बीइंग अ टीचर, मैं किसी कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे मेरा फोकस हो, बाकी को मैं अवॉइड करूं, तो क्या लगेगा कि भाई ये क्यों, ये क्या हो रहा है, क्या हम स्टूडेंट नहीं है यहाँ? तो आप सबकी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि मेरी तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वैसे ही गवर्नेंस में अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या हो जाएगा कि वो पार्टिसिपेशन पीपल का नहीं होने देगा। और आपको मालूम है विदाउट पार्टिसिपेशन देयर इज नो डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी नहीं तो फिर तमाम सारी परेशानियां अपने आप शुरू। आप पॉलिटी में बहुत डिटेल में ये डेमोक्रेसी एंड ऑल ये सब पढ़ेंगे। तो उस जो आप डेमोक्रेसी में पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, उसका इंप्लीकेशन यहां देखने को मिल रहा है
ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है कि, और ये सारी चीजें हैं जो गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने में मदद करती हैं, तो पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रही, तो ये सारी चीजें ये सब कर रही। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई, व्हाट आर द चैलेंजेस, इसी की सारी चैलेंज हम क्लासेस में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप देख रहे हैं कितना आसान है, आपने जो पॉलिटी में पढ़ा वही सारी चीजों का यहाँ अलग नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक भ्रम है यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लोगों के बीच में सिविल सर्विसेज में कि साहब बहुत सारा पढ़ना होता है, कॉन्क्रीट पढ़ना होता है। एक ही चीज अगर आपने अच्छे समझी उसको मल्टीपल जगहों पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आर्ट आप में से जिसने भी सीख लिया, यकीन मानिए आपकी तैयारी बिल्कुल जिप हो जाती है, बहुत ठोस कॉन्क्रीट हो जाती है। तो इतनी सारी, आप सोचिए गवर्नेंस को जानने वाला आदमी, अब उससे कोई पूछे ये इस सरकार को इवेलुएट करना है, उसके पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी पार्टी कौन सा आदमी ये अच्छा कि वो अच्छा, वो कहेगा दीज आर दी पैरामीटर्स, इस पर टिक करते जाओ, जिसके पास ज्यादा पॉइंट होते हैं वो अच्छी सरकार है, ठीक है। तो हमें तो किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टर ए हो या मिस्टर बी हो, ठीक है, किसी कलर का झंडा हो उनका, हमें क्या लेना देना। क्या ये चीजें इंश्योर हो रही हैं, गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश हो रहा है, बहुत बढ़िया साहब, और क्या चाहिए हमको। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप कितनी भी बातें कर लो, ठीक है, कुछ भी बात कर लो, वो सब धोखेबाजी। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीजों को समझाए। आपके क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, आप देखेंगे, अभी हम बात भी करते हैं। और क्या है आपके इसमें, आप देखिए कि फिर उसमें आपको इसी गुड गवर्नेंस को डिटेल में ही पढ़ना है कि क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। आप देखिए इसमें ई गवर्नेंस में बहुत डिटेल में, ई गवर्नेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस मींस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, हम आपसे देखिए मुखातिब हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो ये बहुत सारी चीजें आसान कर रहा है। अब आप देखिए ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत जरूरी नहीं है आपको रेगुलेट करें, कैमरा इज देयर, ठीक है, वो चीजें रेगुलेट कर रहा है, किसने सीट बेल्ट लगाई नहीं, किसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, किसने रोड रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो ई गवर्नेंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ई गवर्नेंस क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितना सक्सेसफुल है, क्या किए जाने की जरूरत है, ये सारा पार्ट है। सिमिलरली सिटीजन चार्टर इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप एंटर करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है। जैसे हम अपने जीनो आईएएस में बताते हैं हम ये कर रहे हैं, जो हम ये कर रहे हैं एक तरीके का सिटीजन चार्टर है। अब आपके सामने ये सब कुछ रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, आप सवाल कर सकते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट्स कि भाई हमारा डिपार्टमेंट इन इन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये उनके नंबर है, ये हम करने वाले हैं, वो पहले से ही डिक्लेयर कर दें। तो इसके क्या बेनिफिट है, मेन चीज वही है, पर्पस की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश करना। तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, ये अगर है तो हो क्यों नहीं पा रहा है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्या किए जाने की जरूरत है। सिमिलरली सोशल ऑडिट्स, बहुत डिटेल में इसको भी करेंगे। सोशल ऑडिट्स पब्लिक का रिव्यू क्या है चीजों को लेकर, ठीक है, अलग अलग रिव्यू आता है, लेकिन गवर्नेंस के लिए रिव्यू, भाई आप चाहे किसी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन पेट्रोल तो भरवा ही रहे, खाना तो खा ही रहे, फीस तो दे ही रहे, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजों को आप देखिए। तो एक जनता के रूप में आपकी क्या क्या महसूस हो रहा है, क्या रोल समझ में आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी है वो रिव्यू देता है, ठीक है, ये सोशल ऑडिट इंश्योर करती है। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है तो आप उसका ग्रीवांस, उसकी शिकायत कर पा रहे हैं कि नहीं, आपका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, क्या उसके लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, तो उसका क्या, वो अगर काम नहीं हुआ तो उसके क्या ग्रीवांसेस है, शिकायत की आपको सुनी जा रही है कि नहीं। अगर ये ग्रीवांसेस मैकेनिज्म को इंश्योर कर दिया जाए तो बड़ी सारी चीजें अपने आप बढ़िया काम हो जाते, इफेक्टिवनेस अपने आप आना शुरू हो जाता है। और रिड्रेसल मैकेनिज्म केवल शिकायत नहीं, समाधान भी होना चाहिए, कि जो आपने शिकायत, बिना इस बात का ख्याल रखे हुए कि आप हैं कौन, ठीक है, बहुत गरीब आदमी, रिक्शे वाले हैं कि मिस्टर अंबानी है, तो ये सारे वो आपको रिड्रेसल मिलने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। रूल ऑफ लॉ है, हमने अब समझा है इस बात को। तो ये सारे मैकेनिज्म को इंश्योर करने का काम करता है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी में आता है रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। मैंने क्या बताया, स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो इन सारी चीजों से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें लोग हैं,
सिविल सोसाइटीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, तमाम सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एसोचैम वगैरह, ये सब चीजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी प्रेशर होता है, ठीक है, कि WTO की कोई रिपोर्ट आ गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई रिपोर्ट आ गई, ये पॉलिसीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इनका क्या रोल है, ठीक है, इसको कैसे समझे जाने की जरूरत है, इनमें क्या, इनके क्या कमियां हैं और क्या बढ़िया चीज है, इस बारे में आपके क्वेश्चंस आते हैं, हम क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसी चीज को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इसको करने के लिए क्या मैकेनिज्म, यहाँ ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इसको इंश्योर करने के लिए, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, आपने बात तो कर ली, करेंगे कैसे, तो आता है कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन कैन बी अ टूल, और आपने देखा ही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ने बहुत लोगों की हवा टाइट की है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप पॉलिटी में पढ़ते, देखिए चीजों को कैसे जोड़ के पढ़ना है। आप आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं कि पीपल हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, अपने आप को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन आप बताइए, वन कैन नॉट एक्सप्रेस विदाउट नोइंग एनीथिंग, कोई जानता ही नहीं तो वो एक्सप्रेस करेगा कैसे, केवल व्हाट्सएप पढ़ के आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, केवल आप ऐसे इधर उधर के यूट्यूब चैनल देखते रहिए, आप कैसे यूपीएससी को आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, आप जितना इंटरैक्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि जो कोर चीज है, जो क्रक्स है, वो क्या है, और जैसे वो पढ़ेंगे फिर जानने का मन करता है कि यार ये चीज नहीं मालूम थी। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आप देखिए, लोगों ने हमारी फ्रेटर्निटी के तमाम सारे लोगों ने, कई सारे वीडियोस हैं, तमाम सारी है कि साहब वो माल गाड़ी पे लिखा हुआ है साहब, उसका मतलब क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम, जानना है नहीं, कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों जानना है उसका मतलब क्या है, आपको मालूम है कि आप वो जो माइलस्टोन है उसका ऑरेंज कलर होता है या पिंक कलर होता है या येलो कलर होता है, उसका क्या मतलब, नहीं मालूम, मालूम करना है नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन तो है बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा कोई इंफॉर्मेशन सही है या गलत, ठीक है या खराब, सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि हम अभी किसी पर्पस को अगर दिमाग में रखें तो क्या इंफॉर्मेशन ही हमको मदद करेगी। अब मैं यहाँ आपको बताऊं कि यार आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी, आपको क्या लेना देना उस इंफॉर्मेशन से, ठीक है, हमारे लिए वो कितनी जरूरी है। मैं आपसे कहूं कि मर्सिडीज जो टॉप लेवल मॉडल है, जो 5 करोड़ वाली गाड़ी है, केवल 2.5 करोड़ में बिकेगी, तो क्या करना है आपको इस इंफॉर्मेशन का, ये जिसके लिए होगा होगा, वो आप नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन आपको मिले जिसकी आपको जरूरत है, और इसका फायदा क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपके अंदर असल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर आती है। अब जब आप बोलते हैं तो वो केवल आवाज नहीं होती, उसमें वैल्यू होती है, ग्रेविटी होती है, आपकी बातें सुनी जाती हैं। तो जो जानते हुए बोलता है उसकी बातें सुनी जाती हैं, बाकी तो केवल शोर है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द फ्यूल फॉर द डेमोक्रेसी, ये एक तरीके का ईंधन है लोकतंत्र को चलाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या करता है, व्हाट इट डज, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसीज एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड व्हाट ट्रांसपेरेंसीज एंड अकाउंटेबिलिटी डज, इट इंश्योर्स गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस इज आवर नीड। Similarly, Citizen Charters मैंने आपको बताया, social audit, these are the tools to ensure the transparencies and the accountability। आप देखेंगे एक चीज आप समझ गए, मल्टीपल जगहों पे आपको इस्तेमाल होना है उसका, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे पाते हैं। ये दिखने में जितना बड़ा लगता है नहीं उतना, छोटी छोटी चीजें समझिए, पहली बार में समझ लेना है। हम क्लास में आप देखेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं लगेगा, लगेगा ये इतना ही इजी था, हम क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक, बहुत इजीली आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, ठीक है। Similarly, even these are the tools, लोकपाल, लोक आयोग, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ मीडिया, पब्लिक फंड्स, हम बहुत डिटेल में एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे, ई गवर्नेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आ जाइए रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सिविल सर्विसेज सिमिलरली द रोल ऑफ द स्टेट, एक तरीके से सिविल सर्विसेज देखिए, ये सारा इस बात को ध्यान में रखना कौन है कि चाहे सिविल सर्वेंट जो आप चुन के जा रहे हैं या जो हमारी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग इसी समाज के बीच के लोग हैं, इसी जनता के बीच के लोग, इन्हीं के लिए काम करना है,
ठीक है, तो किस तरीके से रोल को समझना है, इसको देखना बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो अपने आप ऑफ कोर्स इसमें फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पढ़ना है, चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें तमाम सारे हैं कि आप करप्शन है, लैक ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन स्किल्स हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अब स्टेट का नाम तो नहीं लूंगा, मैं एक स्टेट में गया, संजोग से गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसके सिलसिले में जाना हुआ, तो वहां के डीएम साहब से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने एक एसडीएम साहब जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिटायर होने वाले थे, उनको कहा कि सर आप एक बार इनसे इंटरेक्ट करके और आप ये काम कर लीजिएगा। तो मैं जब वहां गया, उनसे बातचीत की और फिर मैं साइड पे अपना काम कर रहा था, तो मैंने उनको फोन किया कि सर आप कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि साहब मैं यहाँ हूँ, आ जाइए। मेरे लिए वो जगह नहीं थी, मैंने कहा सर एक काम कीजिए, लोकेशन भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर वो छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ है, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। उनके लिए गाड़ी भेजना आसान था, लोकेशन भेजना मुश्किल से बात नहीं। उन्होंने कहा अगर सर हमको आता नहीं है लोकेशन भेजने, तो आप समझ पा रहे हैं कई सारी चीजें जो फोन पे काम हो सकती हैं, बहुत इजीली हो सकती हैं, उसके लिए एक पूरा, उसके लिए खर्चा मैकेनिज्म, वो सारा चीजें लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। हम बहुत डिटेल में इन सब चीजों को बात करेंगे। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या सारे इसमें सजेशंस दिए गए हैं, उन सब चीजों को ध्यान देना है, बहुत डिटेल में सबको डिस्कस करना है। ठीक है, एथिकल गवर्नेंस आपके एथिक्स में भी मदद करेगा, पेपर 4 में भी और यहाँ भी है, इसको भी बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए उसी सिविल सर्वेंट के, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो ये सीधा सीधा पॉलिसी फॉर्मुलेशंस और उसके इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को इंश्योर करने का काम करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, न केवल गवर्नेंस में, आपके सोसाइटी के पेपर में, सोशल जस्टिस में, इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये सारा रोल, ये जितना बेहतर आप यहाँ समझे रहेंगे, इसका इस्तेमाल आप उन जगहों पे भी करेंगे, वहां की जानकारी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने में क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए क्या सजेशंस हैं, ये सारा पार्ट होगा, बहुत डिटेल में हम करेंगे। सिमिलरली जो एनालिसिस करेंगे उन मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कीम है, जब आप हम आएंगे क्लासेस में इसको डिटेल कर में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्कीम आई पर्टिकुलर, उसका रोल क्या, रोल है, क्या सोच के लाया गया, क्या बैकग्राउंड में, क्या बिहाइंड द सीन क्या जरूरत थी, क्यों, कैसे ये पैदा हुआ, क्या क्या इसको, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हर्डल्स आ रहे हैं, सोचा था ऐसा लेकिन जब लागू किया तो क्या दिक्कत आई, ठीक है, इसके सक्सीड होने के क्या चांसेस हैं, क्या हर्डल्स को दूर किए जाने के लिए क्या चीजें की जानी चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो सारी स्कीम्स अलग अलग होती हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई, हेल्थ, एग्रीकल्चर, तमाम सारी सोशल वेलफेयर वगैरह से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि केवल स्टेट फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द डेमोक्रेसी, ठीक है, एज वेल एज द नॉन स्टेट फैक्टर्स, जिसमें सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का रोल वो अलग अलग शेप में है, जैसे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो एनजीओज होते हैं, ठीक है, तो एनजीओज का क्या रोल है, क्यों इनकी जरूरत है, हमारा आपका, आप डीपीएसपी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां कहा गया कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए एनजीओज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो क्यों करनी चाहिए जब गवर्नमेंट के पास अपना मैकेनिज्म है, तो इसकी जरूरत को समझेंगे, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इनकी क्या जरूरत है, इनके ये करते क्या हैं, इनके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ये जरूरी है तो चैलेंजेस क्या है, ठीक है, उसको दूर किए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा रहा है, इस बातों को समझेंगे। ये एरिया आपका कवर हो जाता है, ये बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंटर रिलेटेड है, और आप, इतना मजा आएगा आपको समझने में। मैं यहां बताऊंगा कुछ और आपके दिमाग में चलेगा, अच्छा अब मुझे समझ में आया ये स्कीम क्या, अब मुझे समझ में आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे थे, ये पॉलिसी ऐसे क्यों बनाई गई, ये इस वजह से बनाई गई। फिर आपके लिए आंसर्स लिखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से वो सारी चीजें डिजाइन है ये। अच्छा, यहां देखिए, यहां ये
पॉलिटी का ये एस्पेक्ट है, ये कई सारे ट्रिब्यूनल आप यहां भी पढ़ते हैं कि जो स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज है जो कानून बनाती हैं, इनके बारे में भी बेसिक जानकारी रहनी चाहिए, ये बेसिक चीजें होंगी। अब यहां देखिए ये जो पार्ट है ये असल में सोशल जस्टिस का पार्ट है ना, लेकिन फिर भी हम इसको गवर्नेंस के साथ इसको इसलिए यहां लिखा कि आप देखिए कैसे इंटर लिंक है चीजें, कि अगर आपको किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर उसको दूर करना है, चाहे वो पॉवर्टी है, हंगर है, तो आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करके ही करना है। और जैसे ही इंप्लीमेंटेशन आया गवर्नेंस इज देयर, तो गवर्नेंस के वो सारे एस्पेक्ट अपने आप जरूरी हो जाते हैं जो आपने पहले पढ़े, उन्हीं सारी चीजों को इंश्योर करना है हर पॉलिसी में। ठीक है, तो इन सारी चीजों में इनके कॉजेस वगैरह को जानेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन गवर्नेंस के एस्पेक्ट ही वो कीज है जो इनको दूर करने की में मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो इश्यूज रिलेटेड हो ये भी आपके सोशल जस्टिस का पार्ट है, इसके भी आंसर्स को फ्रेम करने की, इसकी जो बेसिक जानकारियां वो तो है ही, लेकिन आंसर्स को फ्रेम करने के लिए गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप देखिए गवर्नेंस, अगेन मैंने क्या कहा था कि गवर्नेंस इज नथिंग बट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नेंस व्हाट गवर्नमेंट डज, तो वो है शासन जो सरकार करती है। तो सरकार कैसे काम करेगी, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी में ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और वहीं से हम ये चीजें निकालते हैं। आप जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें की, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, अडॉप्ट की, और कई सारी चीजें ये तो नहीं करना है हमको अपने शासन व्यवस्था में, तो इन चीजों को समझना है। फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सेम चीज आप ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, और ये बहुत मदद करता है आपके उसी गवर्नेंस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करने की बात ये करता है। सेपरेशन ऑफ पावर ये आपकी पॉलिटी का ही पार्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नेंस की चीजों को डिफाइन करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देखिए करंट अफेयर्स से जो आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में तो चूंकि पेपर डिफाइंड होते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के अब ज्यादातर क्वेश्चन हैं पॉलिसी बेस्ड, उनकी अपनी क्या कहते हैं जो स्कीम्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कौन सी स्कीम कब शुरू की, क्या काम है, वो तो ठीक है, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसकी स्कीम का पर्पस ये है, क्या है, ये सफल हुई नहीं हुई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं साहब ये करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में तो आप फैक्ट्स रटे जा रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टैटिक पार्ट आपका तैयार है इन सारे एरिया में, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म से हो, प्रिजन रिफॉर्म से हो, अर्बन गवर्नेंस पे हो, बहुत मदद मिलती है ये सारे को। ये सारा जो स्टैटिक पार्ट जितना बेहतर समझे रहेंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को भी देखने में मदद करनी पड़ेगी। अब आप देखिए जैसे कोविड सिचुएशन आ गई, कोई और बीमारी आ गई, इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसमें कैसे क्या साइबर लॉ पढ़ना है आपको, नहीं, गवर्नेंस का ही पार्ट आता है उसमें कि कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये जनरल स्टडीज का पेपर आप पढ़ रहे हैं ना, तो दीज आर दी एरियाज, ये करंट अफेयर्स के एरिया को कंसीडर करते हैं। बहुत मुश्किल होती है कैंडिडेट्स को ये समझने में कि यार करंट अफेयर्स तो हमने सारा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने स्टैटिक पार्ट ठीक से समझा नहीं। जिन भी कैंडिडेट ने गवर्नेंस के रोल को ठीक से समझा है, ये सारा ही चीज पढ़ते ही उनको समझ में आ जाए, अच्छा ये बात किसकी हो रही है, असल में ये प्रॉब्लम इस बात की नहीं, प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसीज की, प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी की, प्रॉब्लम है इफेक्टिवनेस की, है ना, तो उस पर काम किए जाने की जरूरत है। अब वैक्सीन मिल नहीं रहा है तो कोई स्कीम लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, तो उस पर काम किया जाना है, रादर कि आप वो ये बात कर रहे हैं कि वो उसमें उसके कंटेंट क्या, इंग्रेडिएंट क्या है ना। तो ये बहुत जरूरी है, और यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसको जो जानता है वो लीड ले रहा है। ठीक है, तो हम ये अपनी क्लासेस में इस बात को फॉर श्योर इस बात को कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना ही है कि हमारे कैंडिडेट, हमारे स्टूडेंट्स
ऐसे यहां से आए हुए क्वेश्चंस को गलत ना करें। अब आ जाइए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर दिस गवर्नेंस पेपर। क्या क्या करने, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सिलेबस जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, वही एस्पेक्ट बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आप अगर कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे बहुत इजीली तैयार होने वाला ये पेपर है। और ये पेपर आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आपको बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस केवल ऐसे मत कीजिए कि आपने सिलेबस लाइन पढ़ा, अच्छा हाँ ठीक है अंडरस्टूड, नो, सिलेबस विद इसका सप्लीमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि साहब ये सिलेबस है, अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस से बात है, गुड गवर्नेंस से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें। हम क्लासेस में इस हर बात पे ही करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपसे राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, ये हमारा प्रोसेस होगा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं। आप क्लासेस में एक बार आ गए तो हमें आपका भूत बनाना है, क्योंकि हम आपको बिना पढ़ाए आपका सिलेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसा तरीका हो कि ये कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई हो, हमें भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और जब तक वो नहीं पता चलता, हमारे तरीके को फॉलो कीजिए, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है किस तरीके को फॉलो करके लोग सिलेक्शन लेते हैं, ले रहे हैं, ठीक है, हमारा ये अपना एक्सपीरियंस बताता है। तो हम तो इस तरीके से बड़े श्योर हैं। जैसे अगर आपको कोई और लगे नहीं साहब ये तरीका भी है, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक्स, अब यहां देखिए, चूंकि ये लिख दे लिया कि बहुत सारे लोग बहुत होते ही नहीं, साबिक किताब तो चाहिए ही गवर्नेंस के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसी एक किताब नहीं है। दीज कैन बी हेल्पफुल, ऑफ कोर्स, लक्ष्मीकांत की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर वही सजेस्ट करूंगा कि इस पे अपने नोट्स बनाइए। जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आपको बहुत मदद करती हैं चीजों को। जब आप अबाउट अस पढ़ते हैं, उनका पर्पस पढ़ते हैं, तो असल में वो गवर्नेंस मॉडल पर ही वो सारी चीजें लिखी हुई। तो उन सोर्सेज को, यस दीज बुक्स कैन बी हेल्पफुल, तमाम कुछ नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो बहुत हेल्पफुल होंगे, लेकिन आपके अपने नोट्स का कोई मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इससे आप मदद ले सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स पे आप जरूर काम कीजिए। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपके नोट्स, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वही आपका की पॉइंट होंगे आपके सिलेक्शन का। जरूर उसको, वो जो आप किताबें अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, नोट्स बनाइए, लिखिए, खूब लिखना है आपको, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, हमने अपने एक्सपीरियंस के, हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हम टीचर से देखते थे कि यार इसका सिलेक्शन तो पक्का है, लेकिन हुआ क्या कि वो आके बताते हैं सर मैं आंसर ही नहीं लिख पाया, मुझे आता था आंसर, मैं लिख नहीं पाया, ये उंगलियां जलने लगी, दुखने लगा पेन पकड़ते पकड़ते। लगभग 3000 वर्ड्स अप्रॉक्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है, और एक के बाद एक दूसरा पेपर। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो हम उस पर भी बात करेंगे क्लासेस में। तो दीज आर दी एरियाज, दीज आर दी सोर्सेज यू कैन यूज। नीति आयोग के तमाम सारी नहीं पढ़नी है, ठीक है, जो बहुत करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे आपके, ये सब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एरिया सोर्सेज हैं, जहां से आप पढ़ सकते हैं। आरसी की रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, सारी नहीं पढ़नी होती ऑफ कोर्स, इसीलिए आप हमारे पास आए हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। बट हम आपको मेंशन करें, दीज आर दी सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज, इकोनॉमिक सर्वे, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, दीज आर दी एरियाज, गवर्नमेंट वेबसाइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सारी बातें एक तरफ, ये अकेली बात एक तरफ, ठीक है। सारा सब्जेक्ट समझ आ गया, सब विद्वान है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लिख लेंगे, नहीं, ये बहुत जरूरी है। आंसर लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हम आपको क्लासेस में इससे बहुत फोकस होगा हमारा, तमाम सारी चीजें हम बताएंगे। हम जैसे आपको बताएंगे कि आप अपने आंसर में प्रॉब्लम वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, कहीं भी समस्या शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, समस्या शब्द की जगह आप उसमें
क्या कहते हैं उसको, चैलेंजेस वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, समस्या को चुनौती शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि चैलेंज एंड द प्रॉब्लम वर्ड्स आर सिमिलर और सिनोनिम्स, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि you have to replace the word problem with the word challenge। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम कहते हैं मींस यू आर सरेंडरिंग कि साहब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जब आप चुनौती वर्ड कहते हैं तो मतलब कि यू आर अवेयर विद द हर्डल्स बट यू आर रेडी टू फेस, है ना, कि ठीक है ये प्रॉब्लम है बट मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं। तो चुनौती शब्द जो चैलेंजेस वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये प्रॉब्लम शब्द नेगेटिव वर्ड है। इसीलिए एक सिविल सर्वेंट के लिए पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल, इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स हम आपको देते रहेंगे। आप बहुत ज्यादा बातें एकदम आंसर राइटिंग में कोई ये सब ये सही है ये गलत, हम आपको बताएंगे क्लास में कि आप जो लिखते हैं कि ये चीज गुड है और बैड, हम बहुत जोर देते हैं इस बात पे कि कोई चीज आप एकदम से एक लाइन में क्विक डिसीजन लेते हैं गुड और बैड, ठीक है, और आप किसी एक के फेवर में चले जाएंगे। एक सिविल सर्वेंट कभी ऐसे नहीं सोचता। सिविल सर्वेंट के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इस गुड और बैड के बीच बस एक एंड लगा दीजिए कि आदमी कैसा है, गुड एंड बैड। ये पॉलिसी कैसी है, गुड एंड बैड। हर चीज की कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है, कोई एक परफेक्ट चीज नहीं होती है ना, वो एक कल्पना है। तो हर चीज गुड एंड बैड, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। तो इस तरीके से नंबर्स ऑफ टिप्स वी विल प्रोवाइड यू इन द क्लासेस, ठीक है, आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये छोटी छोटी टिप्स आपके ऐसे हैं जो आपके आंसर्स को एकदम से क्रीम बनाती जाएगी, और वो ही आंसर उन्हीं कंटेंट को बस अगर आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इस तरीके से फॉर्मेट करके लिखेंगे तो हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जो बहुत बेसिक तरीक है, जो फ्रेम है कि फ्रेमिंग ऑफ द आंसर, कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बॉडी पार्ट में क्या लिखें, आपका वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, इस पर ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। तो कुल मिलाके जब ये भी मैं आपको बता भी रहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना ही ऐसे है कि ये टॉपिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। मैंने बताया गवर्नेंस है, इसको पॉलिटी में भी इस्तेमाल होगा तमाम सारे आंसर्स देने में, ये सोसाइटी के पेपर में, इकोनॉमी के पेपर में जब आप पॉलिसीज की बात करेंगे, ऐसे सोशल जस्टिस के पेपर में, एथिक्स के पेपर में। तो इस तरीके की ये जो टॉपिक्स के साथ आपका एक इंटरलिंक है कि आप कपलिंग बना पाने में कैपेबल है या नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बताता है। और ये ऑफ कोर्स हम क्लासेस में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा कि आप ये सीखें। तो दीज आर द क्वेश्चंस। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि हमारे एप्लीकेशन पे ये सारा जो फॉर्मेट हमने यहाँ बनाया है बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है, आप वहां से जाएंगे ये पीडीएफ एज इट इज आपको मिल भी जाएगी। आप जब आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं। अगर आपने वो छोटी सी चीजें पढ़ ली, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ ली, सब चीज समझ में आना शुरू होगा। देखिए अभी सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन सीधा सीधा यही आ गया कि साहब द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव्स इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सिटीजन चार्टर के बारे में पूछ लिया कि क्या भाई ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि नहीं साहब पर्पस तो वही था, फिर चैलेंजेस भी कुछ बताने हैं। फिर आप देखिए सीधा क्वेश्चन क्या है, बट इट इज येट टू रीच इट फुल पोटेंशियल। मतलब वो भी जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो चैलेंजेस क्या, क्यों नहीं हुआ, वो चैलेंजेस पूछ रहा है। वो सारा फॉर्मेट वही है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स द हिंडरिंग द realization of its promise and the suggest the measures to overcome them। सिंपल। ये सारी जगह पे आप क्वेश्चंस आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन कि सिटीजन चार्टर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई ये क्या है, क्या मतलब इसका पर्पस क्या था, वो क्यों नहीं, वो कौन से हर्डल्स हैं जो इसको इसके आउटकम्स को रोक रहे हैं, क्या किए जाने की जरूरत, व्हाट इज योर सजेशंस, है ना। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर डाउनलोड कर लीजिए, एक जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो गवर्नेंस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, मैं यही क्लासेस में रहूंगा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी।
ठीक है, और आपके पास हमारा वाव वाला प्लान है ही है, आप हमसे वीडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियो के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं। इन सारी चीजों को हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। स्टे कनेक्टेड विद अस, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो प्रोवाइड करते रहेंगे, आप हमारे टच में रहिए। बहुत जल्दी हमारे पास जो टीम ऑफ मेंटर्स हैं सारे, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 10 साल से कम का एक्सपीरियंस हो, हम यही कर रहे हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि स्टूडेंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन को रोकती हैं। तो हमारे पास आपको सेलेक्ट कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है तो हमारे पास एक ही पैरामीटर है कि हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों। तो कम विद अस, ज्वाइन अस। ठीक है, आप अपने हर्डल्स हमें बताइए, और मैं पूरी टीम की तरफ से ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि वो हर्डल्स हम आपके पास रहने नहीं देंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।